जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह सिसोदिया। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं संख्याओं पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले प्रश्न क्या बोला है? 3, 5, 0 और 1 से बनी सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 4 अंक दिए हैं, 3, 5, 0 और 1। इनसे बनी सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग मतलब प्लस करना है। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं, जो भी अंक दिए गए उन अंकों को हम घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, है ना। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? जो भी अंक दिए गए उन अंकों को घटते क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखें। तो यहाँ पर ये जो 4 अंक हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है? 5 हैं। फिर 5 से छोटा कौन है? 3। 5 के बाद कौन आएगा? 3। फिर 3 से छोटा कौन आएगा? 1। और सबसे छोटा कौन है? 0, है ना। तो ये जो 4 अंक दिए थे उन 4 अंकों से बनी ये सबसे बड़ी संख्या है 5310। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या याद करने के लिए हमें क्या करना है? पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि हमें जो भी अंक दिए गए उन अंकों को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो जो अंक दिए उनमें सबसे छोटा कौन है? 0, सबसे छोटा 0। फिर 0 से बड़ा कौन आएगा? 1। फिर 1 से बड़ा कौन होगा? यहाँ पर 3। और इन सब से बड़ा कौन होगा? 5। ठीक है ना। तो यहाँ की सबसे छोटी संख्या क्या है? 135। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5310। हमें प्रश्न क्या पूछा है? बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग मतलब इन दोनों का प्लस करना है, जोड़ना है। तो इनका योग क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का योग तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग, तो इन दोनों को हम जोड़ देते। तो 5310 में अगर 5310 में 135 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 5445। 5445। इन दोनों संख्याओं को हमने प्लस कर दिया है, जोड़ दिया है। प्रश्न क्रमांक 2, 2 लगातार मतलब विषम, है ना। 2 लगातार मतलब क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर। क्या बोला? लगातार, लगातार का मतलब है क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर। तो विषम संख्या कौन सी होती है? हम पहले विषम संख्या लिख देते हैं। तो विषम संख्या में शुरुआत होगी 1 से। 1 के बाद आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे और भी आप आगे तक लिख सकते हैं। विषम संख्या मतलब ऐसी संख्या जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, वो विषम संख्या है। तो ये सभी विषम संख्या हैं। तो इसने क्या बोला? 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर। लगातार मतलब क्रम से, जैसे 1 के बाद आएगा 3, तो इनमें अंतर कितने का, डिफरेंस कितने का है? 2 का है। या फिर 3 और 5, तो इनमें भी डिफरेंस कितने का है? मतलब 5 में से अगर हम 3 घटा तो कितना आएगा? 2 आएगा, हैं। या फिर 5 और 7 लेते हैं तो इनमें भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। या फिर 7 और 9, इनमें भी डिफरेंस कितने का है? 9 का, है ना। तो कोई भी 2 लगातार अगर हम विषम संख्या लेंगे, कौन सी? लगातार मतलब क्रमागत विषम संख्या लेंगे तो उनमें डिफरेंस, अंतर हमेशा कितना प्राप्त होगा? 2। तो आप ध्यान रखिएगा, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा कितना प्राप्त होगा? 2। चाहे तो अपन इसका आंसर लिख देते हैं 2। कितना आएगा? 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोला है प्रश्न क्रमांक 3 में 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक। क्या बोला है? 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक। अब पहले हम ये सीखते हैं महत्तम समावर्तक होता क्या है। महत्तम समावर्तक को हम HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हम पहले महत्तम समावर्तक ज्ञात करना सीखते हैं। सबसे पहले कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं माना कि 18 और 27। इनका हम क्या ज्ञात करते हैं? महत्तम समावर्तक। क्या ज्ञात करते हैं? महत्तम। तो 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? इनके गुणनखंड बनाना, फैक्टर बनाना। जैसे 18, तो 18 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 18 को हम 2 गुणित 3 गुणित 3, है ना। 2 तिया 6 और 6 तिया 18 हो जाएगा। अगली संख्या क्या है? 27। 27 के क्या टुकड़े बनेंगे? तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब
इन दोनों संख्या में जो एक जैसा गुणनखंड है, मतलब जो दोनों में है वो हम यहाँ लिख देंगे। जैसे इसमें 2 है तो इसमें है क्या, नहीं, तो छोड़ दीजिए। इसमें एक 3 है तो एक 3 इसमें भी है तो लिख दीजिए। यहाँ पर इसमें भी 3 है और इसमें भी है, दोनों मैच हो गया तो फिर लिख दो। तो यहाँ पर गुणित में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है पर इसमें नहीं, तो यानी कि कौन सा फैक्टर लिखा जाता है, कौन सा गुणनखंड लिखा जाता है, जो दोनों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, वही यहाँ पे मान लिखा जाता है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का गुणा करते हैं 3 तिया 9, तो 9 क्या है, 18 और 27 का महत्तम समापत्ति है। क्या है, 18 और 27 का महत्तम समावर्तक 9 है। महत्तम समावर्तक मतलब ये 9 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, एक ऐसा बड़ा सा बड़ा गुणनखंड है जिससे इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना। तो 18 और 27 में 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमने ज्ञात की, इसको हम बोलते हैं महत्तम समापत्ति, ठीक है। अब हमें प्रश्न क्या पूछा है, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम पूछा है। किसका पूछा है, सम संख्याओं का महत्तम, पर कौन सी लगातार, मतलब क्रमागत। तो हम क्रमागत दो सम संख्या ले लेते हैं, कोई भी दो सम संख्या ले लेते हैं। जैसे माना कि हम देते हैं 2 और 4, इनका महत्तम निकालते हैं। तो 2 के टुकड़े बनाएं तो 2 के टुकड़े क्या बनेंगे, 1 गुणित 2 लिख सकते हो, और क्या लिखोगे, है ना। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, तो 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी, दोनों में है तो ये लिख दिया। तो यानी कि 2 और 4 का महत्तम कितना आएगा, केवल 2, क्योंकि इसमें एक 2 है पर यहाँ नहीं अब। तो यानी क्या मिला, केवल और केवल एक ही गुणनखंड मैच हुआ, एक ही 2 उभयनिष्ठ है, तो वो हमने लिख दिया। यही क्या है, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक। तो यानी कि हमने क्या सीखा, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जैसे माना कि अपन ले लेते हैं 34, और 34 के बाद अगली सम संख्या क्या आएगी, 36। इनका महत्तम निकालते हैं, महत्तम। तो अब 34 के टुकड़े बनाते हैं हम, 34। तो 34 के टुकड़े क्या बनेंगे, 17 दूनी 34, मतलब 2 गुणित 17, है ना। और 36, तो 36 के टुकड़े क्या बनेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ये हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 हो गया, है ना। तो अब जो फैक्टर दोनों मैच होगा वो यहाँ लिख देंगे हम। तो 1 2 इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में है ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पर 17 है तो यहाँ नहीं, इसमें 1 2 और है पर इसमें नहीं है, इसमें 3 है यहाँ नहीं, इसमें भी 3 है यहाँ नहीं। मतलब अब ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो यानी कि 34 और 36 का महत्तम समावर्तक कितना आया, 2 आया। तो आप कोई भी दो सम संख्या लेंगे, कौन सी, लगातार, मतलब क्रमागत सम संख्या लेंगे तो उनका महत्तम समावर्तक हमेशा कितना आएगा, 2। क्या सीखे हम कि 2 लगातार, है ना, 2 लगातार मतलब क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, याद रखिएगा। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर भी 2 था, ये अंतर था, और ये क्या है, महत्तम है, किसका, सम संख्याओं का। अब हम बात करते हैं 2 विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक। प्रश्न क्रमांक 4 में 2 लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो अब हमें 2 लगातार विषम संख्या लेना, कोई भी 2 विषम संख्या ले लीजिए। जैसे माना कि एक 15 और अगली विषम संख्या क्या होगी, 17। इनका हम महत्तम समापत्ति निकालते हैं। देखिए, तो 15 के टुकड़े बनाओ, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 5। 17 के टुकड़े, तो 17 के टुकड़े हो नहीं सकते हैं, केवल 17 आएगा, ज़्यादा ज़्यादा आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 17 लिख सकते हैं। अब इसमें भी, इस संख्या के भी गुणित में 1 तो हम लिख ही सकते हैं ना, 1 हर एक संख्या गुणित में होता है। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो 1 इसमें भी है ना, 1 मिल रहा है ना। तो इसमें 3 है तो इसमें नहीं, इसमें 5 है तो इसमें नहीं, या इसमें 17 है तो इसमें नहीं, कुछ नहीं मिला। मतलब क्या मिला, केवल और केवल 1 मिला, है ना। तो यानी कि 2 विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना आया, 1 आया, ठीक है। 2 लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होगा, और 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम, है ना, सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक 2 आया। सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक 2 आएगा, और 2 लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होगा। और भी कोई विषम संख्या ले सकते हैं आप अपनी स्वेच्छा से। जैसे माना कि अगली संख्या ले लेते हैं अपन 21 और 23।
इनका हम महत्तम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? महत्तम समांतर, है ना। तो 21 के टुकड़े बनाइए, तो 21 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 7, है ना। और 23 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 23 के टुकड़े बनेंगे, इनके केवल 23 ही होगा। तो यानी कि इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसके जो फैक्टर है वो क्या है? 3 और 7 है, तो वो यहाँ नहीं, वो इसमें 23 है तो वहाँ नहीं, तो कुछ नहीं मिल रहा। मतलब क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, मतलब एक, क्योंकि इसके भी गुणित में हम एक मान सकते हैं और इस संख्या के भी गुणित में हम एक मान सकते हैं। जब भी किसी संख्या में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो कुछ नहीं मिल रहा, मतलब क्या मिलता है? एक, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणित में एक तो होता ही होता है। तो यानी कि दो लगातार मतलब क्रमागत विषम संख्याएं, उनका महत्तम समांतर क्या होगा? हमेशा एक होगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 5, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला? प्रथम दो अभाज्य संख्या। देखिए, मैथ्स होता बहुत इजी है, बस हमें हर एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला दो प्रथम अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो प्लीज़ आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपके जो भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दो अभाज्य संख्याओं का योग। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है हम जानते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या है ना। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल केवल खुद से भाग जाता है, किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है, वो सब है अभाज्य संख्या। जैसे 2 में केवल 2 से भाग जाएगा, किसी और से नहीं जाएगा। 3 में केवल 3 से जाएगा, किसी और से नहीं जाएगा। 5 में केवल 5 से भाग जाएगा, किसी और से नहीं जाएगा। तो ये सभी संख्या इनमें केवल केवल खुद से भाग जाता है, किसी और संख्या से भाग नहीं जाता, इसलिए क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। और 1 से तो भाग हर संख्या में जाता है, 1 की हम बात नहीं करें, 1 से तो हर एक संख्या में भाग जाता ही जाता है ना। तो यानी कि ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। अब प्रश्न क्या बोला था? प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। तो शुरुआत की दो अभाज्य संख्या, तो शुरुआत की दो अभाज्य संख्या क्या क्या है? 2 और 3। क्या है? 2 और 3, उनका क्या करना है? योग। योग मतलब प्लस, तो 2 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना आया? 5। कितना इजी, लेकिन आपको अभाज्य संख्या पता होगा तो आप आंसर लिख पाओगे ना। तो हमें पहले जो भी प्रश्न पूछा गया उनमें जो शब्द यूज़ किए गए हैं उन शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ बोला दो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का अगर आपको नॉलेज होगा तो ये प्रश्न बहुत ईजी था। अगर आपको अभाज्य संख्या पता नहीं है तो ये नहीं हो सकता था। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्रमांक 6, 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं। क्या बोला? 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्या, मतलब आपको 30 और 50 के बीच की भाज्य संख्या लिखना है। कहाँ की? 30 और 50 के बीच, मतलब 30 के बाद और 50 के पहले की कितनी भाज्य संख्या है वो लिखना है। तो भाज्य और अभाज्य संख्या अपन लिख देते हैं। यहाँ आ जाएगी भाज्य, यहाँ लिख देते हैं अपन अभाज्य, है। ये भाज्य संख्या हो जाएगी और ये अभाज्य। 30 और 50 के बीच सुनना, प्रश्न क्या पूछा है वो विशेष कर ध्यान दीजिए। अगर ये बोलता 30 से तो हम 30 को भी गिनते, है ना। अगर ये बोलता 30 से 50 तक तो हम 50 भी लेते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला? 30 और 50 के बीच, मतलब 30 और 50 के बीच की संख्या लेना है, मतलब ना तो 30 को लेना है और ना ही 50 को लेना है। ठीक है ना। प्रश्न जैसे आप यहाँ पर इस प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में क्या थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है प्रश्न। जैसे यहाँ पे बोला 30 और 50 के बीच, अगर मैं इसी प्रश्न को बोलना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि 30 से 50 तक की सभी भाज्य संख्या लिखिए, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। 30 से मतलब 30 को भी लेना, 50 तक मतलब 50 को भी लेना, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है? 30 और 50 के बीच, मतलब 30 के बाद क्या आता है? 31। तो 31 क्या है? भाज्य का भाज्य। तो 31 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 31 में केवल और केवल 31 से भाग जाता है, किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है, इसलिए ये अभाज्य। 31 के बाद क्या आता है? 32। तो 32 क्या? भाज्य, क्योंकि 32 में 32 के अलावा दूसरी संख्याओं से भी भाग लगता है, जैसे 2 से भाग लग जाता है ना। 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, तो यानी कि क्या है? भाज्य संख्या है। 32 के बाद 33। 33 भी क्या है? भाज्य। क्यों? क्योंकि 33 में 33 के अलावा 3 और 11 से भी भाग लगता है, इसलिए भाज्य हो गई। 33 के बाद 34। तो 34 भी क्या है?
भाज्य क्योंकि 2 से और 17 से भाग चला जाएगा 34 में। फिर 35, तो 35 भी क्या है भाज्य, क्योंकि इसमें 35 में 7 से और 5 से भी भाग लगता है। फिर 36, 36 भी भाज्य है क्योंकि इसमें 2 से भी भाग लगता है। 18 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, तो ये क्या है भाज्य संख्या हो गई। 37, तो 37 में केवल और केवल 37 से भाग लगता है, इसलिए 37 अभाज्य संख्या हो गई। फिर 38, तो 38 भाज्य क्योंकि इसमें दूसरी संख्याओं से भी भाग लग जाता है, 2 से, है ना, 19 से। 38 के बाद आएगा 39, तो 39 भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 3 से और 13 से भाग लग जाएगा। 39 के बाद 40 भाज्य संख्या हो गई। 41, 41 अभाज्य क्योंकि 41 में केवल और केवल 41 से भाग लगता है। 42 भाज्य संख्या है ना। 43 अभाज्य संख्या क्योंकि 43 में केवल और केवल 43 से ही भाग लगेगा। फिर आता है 44, तो ये भी भाज्य है। 45 भाज्य संख्या है। 46 भाज्य संख्या। 47 अभाज्य क्योंकि 47 में केवल और केवल 47 से ही भाग लगेगा। फिर 48 भाज्य संख्या। 49 भाज्य संख्या। और 50, तो इसने बोला था 30 और 50 के बीच, मतलब 50 नहीं लेना, 50 के पहले, मतलब 49 तक की संख्या। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्या, मतलब कितनी भाज्य संख्या है वो आपको गिनना है। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी 14 भाज्य संख्या है ना। तो अपना आंसर क्या होगा इसके लिए कि 30 और 50 के बीच कुल 14 भाज्य संख्या होती। कितनी होती, 14, 14। ठीक है। अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें, अगर प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 30 और 50 के बीच कितनी भाज्य संख्या है, तो कितनी, 3 और 2 5 अभाज्य संख्या है। कितनी, 5 जो है अभाज्य संख्या है। ये 5 अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या। और 30 और 50 के बीच में भाज्य संख्या 14 होगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय। अब परिमेय संख्याओं का नॉलेज आपको होना चाहिए। किसे बोलते हैं परिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में, P/Q, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब बटे बटी वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप बोल रहे हो यहाँ तो बटे में कुछ नहीं, कोई भी संख्या बटे वाली नहीं, तो या तो बटे में होना चाहिए, है ना। तो या ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर आ जाए, मतलब जिनके ऊपर रूट नहीं, वो भी परिमेय कहलाती है ना। यहाँ पर जितनी संख्या सब रूट वाली दी है ना। तो अगर वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख देते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती। अब यहाँ पर इन सब के बटे में कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता, तो एक होता है। कितना होता है, एक होता है। ठीक है। तो यानी कि जैसे माना कि यहाँ पर केवल के माना मैं 4 मान लेता हूँ, इसके बटे में कुछ नहीं, तो फिर भी कितना है, कुछ नहीं तो भी एक है, तो ये क्या है परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, रूट का 4। अब हमें चेक करना है परिमेय है या नहीं। अब केवल बटे में देख कर नहीं, बटे में यहाँ पर जैसे कुछ नहीं तो एक है ना, आप बोल दो कि परिमेय, तो गलत हो जाएगा। क्यों, अभी इस पर रूट लगा हुआ, अगर रूट लगा है, रूट अगर हम गायब नहीं कर सकते हैं तो वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। अगर वो रूट से बाहर जाती तो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2। अब यहाँ पर रूट के अंदर 2 गुणित में कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। 2 बार लिखा मतलब जोड़ा बन गया, इसलिए रूट से बाहर हो जाएगा। तो 2 रूट से बाहर आया तो एक बार लिख देंगे। तो यानी कि 4 का वर्गमूल रूट 4, रूट 4 का मतलब क्या है, 4 का वर्गमूल कितना आया, 2 आया। तो इस 2 के ऊपर रूट है क्या, नहीं है, यानी कि रूट गायब हो गया, इसलिए ये संख्या क्या हो गई, परिमेय हो गई। ये क्या है, परिमेय है। ये 2 परिमेय, मतलब ये पूरी संख्या रूट 4 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसने पूछा था निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, तो ये रूट 4 क्या है, परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन अपना सही है। अब हम बात करते हैं बी की, तो बी में क्या लिखा है, रूट 5। क्या लिखा है, रूट 5। तो क्या ये 5 रूट से बाहर आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, क्योंकि 5 के कोई टुकड़े बनेंगे नहीं, गुणनखंड क्या बनेंगे, 1 गुणित 5, ये लिख सकते हैं हम। तो अब 5 एक ही बार लिखा है, ये रूट से बाहर नहीं जा सकता। अब इस पर से रूट गायब नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार अगर हम सी की बात करें, तो सी में क्या लिखा है, 2 प्लस का रूट 3, है ना। तो
ये 2 जो लिखा ये तो है परिमेय, लेकिन ये रूट का 3 है, ये क्या है अपरिमेय। क्यों? इस 3 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों? 3 एक अकेला है, इसके टुकड़े नहीं बनेंगे, 3 का जोड़ा नहीं बनेगा तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा, और ये रूट से बाहर नहीं आएगा मतलब क्या है? ये अपरिमेय। तो ये संख्या अपरिमेय और ये परिमेय, ये क्या है? 2 परिमेय है और ये अपरिमेय। तो किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम प्लस करें या माइनस करें तो हमेशा आंसर क्या आता है? अपरिमेय आता है। क्या आता है? अपरिमेय, है ना। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये पूरी संख्या भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला ऑप्शन देखते हैं डी वाला। इसमें क्या लिखा है? 6√7। तो यहाँ जो लिखा है 6√7 ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर जो 7 है उसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, रूट गायब हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पर जो भाग जो है वो तो है परिमेय, लेकिन इसके गुणित में जो संख्या लिखी हो क्या है? अपरिमेय। तो इसका जो आंसर आएगा मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय। ठीक है। तो यानी कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था? निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो इन चारों में आपने देखा कि केवल और केवल पहले ऑप्शन में जो लिखा है √4 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, मतलब इस पे से रूट गायब हो सकता है, इसलिए परिमेय है। और बाकी के 3 ऑप्शन में जो लिखे हैं वो सभी कहीं ना कहीं रूट मौजूद रहेगा, रूट गायब हो ही नहीं सकता, इसलिए तीनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? यहाँ पर फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन ऑप्शन चेंज है ना। क्या बोला है? निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? पहले में ऑप्शन में लिखा है रूट के 11/2। देखिए 11/2 इस पूरे पर रूट लगा है, तो यहाँ से रूट गायब हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? 11 के वो टुकड़े नहीं बन सकते हैं, है ना। 11 का जोड़ा नहीं बन सकता है, रूट से बाहर नहीं आ सकता है। इसी प्रकार 2 का भी जोड़ा नहीं बन सकता, ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, मतलब इस पूरी संख्या पर रूट मौजूद रहेगा, गायब हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या है? ये अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। बी वाला, तो बी वाले में बटे वाली संख्या में तो रूट नहीं, लेकिन जो अंश में जो 3 लिखा हो उसके ऊपर रूट लगा है और यहाँ से रूट गायब हो ही नहीं सकता है। तो चूंकि अंश में जो संख्या लिखी वो अपरिमेय है ना, तो यानी कि ये अपरिमेय मतलब पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय। ये पूरी संख्या अपरिमेय होगी। सी में क्या लिखा है? 3/4 बटे बटी में लिखा है और ना ही रूट है, इस पर ना तो रूट है और बटे बटी में लिखा है, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो एक परिमेय कहलाती है। ये P/Q बटे बटी में लिखा है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है। तो यानी कि हमसे पूछा था कि इन संख्याओं में कौन संख्या परिमेय संख्या है, तो 3/4 परिमेय संख्या है, अर्थात अपना ऑप्शन नंबर सी सही है, ये करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। क्या पूछा है इसने? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या पूछा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं अभी हमने लिखी थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी? अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 है ना, 11। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने रिपीट है ना देखा ही था आपने कि 2, 3, 5, 7 और 11 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी? 2 है, तो 2 अपनी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है, इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं। सम अभाज्य संख्या लिखिए। सम अभाज्य संख्या, सम, तो जितनी भी आप अभाज्य संख्या लिखोगे वो सब विषम होगी। केवल और केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है। केवल और केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। आगे आप 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, ये सब 23, ये सब अभाज्य संख्या हैं। तो ये क्या है? सब विषम है। क्या है? विषम है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं उन सब में सभी विषम होगी, केवल और केवल 2 ही सम संख्या है ना। तो इसने पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर पूछ लेता सम अभाज्य संख्या, क्या पूछ लेता? सम अभाज्य संख्या, तो भी आपका आंसर 2 होता है ना। या ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी आंसर 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भी आप 2 लिखोगे। ये पूछ ले अगर सम अभाज्य संख्या, तो भी आप 2 लिखोगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी आप 2 ही लिखोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। क्या बोला? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है?
यहाँ पर फिर अभाज्य संख्या को हमें पूछा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में जो डी वाला ऑप्शन है इसमें क्या लिखा है 101, क्योंकि इसमें कितने अंक है 3 अंक। जबकि क्या पूछा है इसने 2 अंकों की, तो ये तो 3 अंकों वाली, इसने बोला 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखो, चूँकि ये तो 3 अंक है ना, तो ये तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता। तो यानी 4 में से एक तो पहले गलत हो गया, तो अब कौन से ये 3 ऑप्शन बचे, इनमें से कोई अपना एक आंसर होगा। तो इसने क्या बोला 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। तो आप देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 2 अंकों की, तो 99। ठीक है, तो अब देखिए 99 भाज्य का भाज्य, यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछा है, तो ये भाज्य है या अभाज्य। तो चूंकि हम जानते हैं 99 में भाग चला जाता है, 99 के अलावा 3 से भी भाग जाएगा, 9 से चला जाएगा, 11 से चला जाएगा, 33 से चला जाएगा, तो ये तो क्या हो गई भाज्य हो गई। क्या है भाज्य संख्या, जबकि हमसे क्या पूछा है अभाज्य, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर 99 के बाद क्या आएगा 98। तो भैया ये भी क्या है एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है 8 है ना, मतलब सम संख्या है, सम है मतलब भाज्य है, क्योंकि इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 49 से भाग चला जाएगा, तो यानी कि ये क्या है ये तो भाज्य संख्या, ये भी क्या है भाज्य संख्या। इससे छोटी संख्या लेते हैं हम, तो आएगा 97। 97 क्या है एक ऐसी बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या जो 2 अंकों की, मतलब क्या है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 97 में किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, केवल 97 से ही जाएगा, तो ये क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमने पूछा था 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, तो आंसर क्या आएगा 97, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। इसने बोला है -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या। क्या बोला -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या। -3 से छोटी, -3 से छोटा मान क्या होगा, तो -3 से छोटा होगा -4, -4 से छोटा क्या होगा -5, -5 से छोटा क्या होगा -6, -6 से छोटा -7, -7 से छोटा -8, इससे छोटा -9, -10, -11। क्या देखा आपने कि जब भी संख्याएं माइनस में होती ऋणात्मक होती तो अंक जितना बड़ा होता है, जैसे 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, अंक जितना बड़ा होता जाता है उसका मान उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है ना। जैसे 3 और 4 की हम बात करें तो -3 से बड़ा है -4, सॉरी -3 से छोटा है -4। वैसे अगर हम माइनस को हटा दें तो 4 बड़ा होता है, 4 बड़ा है 3 से, लेकिन माइनस होने के कारण ये क्या हो गया -3 से छोटा है, और -3 से -4 से छोटा है -5, और इससे भी छोटा है -5 से -6, है ना। यानी कि जब दोनों संख्या ऋणात्मक होती माइनस की होती है तो अंक जितना बड़ा होता है उसका मान उतना ही छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोला था कि -3 से छोटी, तो ये सब -3 से छोटी संख्या है, पर -8 से बड़ी, -8 से बड़ी कौन है ये है, ये सब संख्या क्या है ये -3 से छोटी है और -8 से बड़ी। तो इसने बोला है कि बड़ी पूर्णांकों की संख्या मतलब कितने पूर्णांक है, तो गिन लीजिए 1 2 3 और 4, कितने पूर्णांक है 4, तो अपना आंसर क्या होगा 4। -3 से छोटी लेकिन -8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या, तो ऐसे कितने पूर्णांक है जो -3 से छोटे हैं लेकिन -8 से बड़े हैं, कितने 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 12 क्या बोला -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल। क्या बोला है -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांक, मतलब -7 और -3 के बीच में जो पूर्णांक है उनका गुणनफल। तो देखिए -7 और -3 में ये -7, इनके बीच में कितने पूर्णांक को हमें ज्ञात करना है ना। -7 तो -7, अच्छा ये -7 है और ये -3 है, तो ये -3 क्या है 7 से बड़ा है ना, तो हम 7 से बड़ी संख्या लिखते हैं। -7 से बड़ी संख्या क्या है -6, इससे बड़ा क्या है -5, -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3। ठीक है, तो इसने क्या बोला था -7 और -3 के बीच, इन दोनों के बीच में, तो इनके बीच में कौन है ये, इनका क्या ज्ञात करना गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा करना, मतलब -7 और -3 के बीच में जो पूर्णांक स्थित है कौन कौन है -6, -5 और -4, इनका गुणनफल मतलब इन तीनों का हमें गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो सबसे पहले आप चिन्हों का गुणा करो, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं क्या आता है
माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस होता है, और अब ये प्लस, इस प्लस का गुणा हम माइनस में करते हैं तो प्लस का गुणा माइनस में करके क्या आएगा माइनस, तो अपना आंसर में क्या आएगा माइनस। अब अंकों का गुणा, पहले चिन्हों का हो गया अब अंकों का, तो 6 का गुणा 5 में होगा तो 6 पंजे 30, अब 30 का गुणा 4 में होगा तो 30 का गुणा 4 में होगा तो 120, यानी कि -7 और -3 के बीच स्थित जो पूर्णांक है उन पूर्णांकों का गुणनफल कितना आया माइनस का 120। प्रश्न क्रमांक 13 क्या बोला, एक ऐसी संख्या जो न तो भाज्य और न अभाज्य, एक ऐसी संख्या बताना आपको जो न तो भाज्य और न ही अभाज्य। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, बताया था, ध्यान रखिएगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है ध्यानपूर्वक तो आपको इसका आंसर पता होगा। एक ऐसी संख्या जो न तो भाज्य और न ही अभाज्य, कौन है वो, एक क्या है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है ना। देखिए हमने अभाज्य संख्या संबंधित प्रश्न हल किए हैं, ये है ना प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में हमने जो अभाज्य संख्या लिखी वो शुरुआत कहाँ से की, 2 से, 2 3 5 7 11, इसमें एक है क्या, नहीं। हमने जो भाज्य संख्या लिखी थी वो भी हमने शुरुआत कहाँ से, भाज्य संख्या जो है वो कहाँ से होगी, 4 6 है ना। तो यानी कि भाज्य में भी और अभाज्य में भी इन दोनों में एक नहीं आया, एक जो है न तो भाज्य और न ही अभाज्य। ध्यान रखिएगा, एक क्या है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोला, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या, इन सब में आपको परिमेय संख्या बताना है कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से परिमेय संख्या कौन सी। देखिए पहली जो ऑप्शन में जो पहली संख्या है इसको गौर से देखो आप, क्या है, 1.01, फिर यहाँ 1 जीरो था, यहाँ पे 2 जीरो हो गए, 1, अगली बार यहाँ 2 है तो अगली बार यहाँ पर 3 जीरो हो गए, 1, मतलब 01 आया लेकिन यहाँ पर बीच में जीरो की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे 1 जीरो था, अगली बार 2 हो गए, अगली बार 3 हो गए। तो ये जो दशमलव निरूपण क्या कहलाता है, अशांत दशमलव, क्या कहलाता है, अशांत दशमलव निरूपण, ठीक है। और ये क्या है, अनावर्ती, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय, क्या होगी ये, अशांत, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। अगला क्या है, बी, तो यहाँ पर 2.371, फिर आया 371, देखिए 371 यहाँ पर भी, फिर 371, फिर डेड मतलब बार बार आएगा, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2.371, ये बार बार आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर बार लग जाएगा, इस पूरी संख्या के ऊपर, जो संख्या रिपीट हो रही उस पूरे के ऊपर बार लग जाता है, लाइन खींच दी, इस लाइन को बोलते हैं बार। 2.371, इस 371 के ऊपर क्या लगा है, बार है, बार है मतलब ये रिपीट हो रही, मतलब 371 371 371 बार बार आए। तो ये दशमलव निरूपण क्या है, यहाँ पर इस पूरे के ऊपर बार लगा है ना, तो इसलिए ये क्या है, परिमेय, क्या होगी एक। अब ये परिमेय संख्या क्यों है, कैसे, इसको अगले वीडियो में हम समझाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे सॉल्व करूँगा बहुत लंबा जाएगा, इतना टाइम नहीं है, इसलिए अभी छोड़ देते हैं। आप ये ध्यान रखिए, ये क्या है, परिमेय संख्या है। सी क्या है, सी में जो ये एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय क्यों है, क्योंकि अंश में जो संख्या लिखी है उस पर भी रूट लगा है, और जो रूट के अंदर जो संख्या रूट से बाहर आ नहीं सकती, ये दो क्या एक अपरिमेय संख्या, इसलिए अंश भी एक अपरिमेय, और हर में जो लिखा है वहाँ पर भी रूट के अंदर 2 है, तो अंश और हर दोनों ही रूट में, मतलब रूट गायब हो ही नहीं सकता, और रूट गायब नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, अपरिमेय। और डी में क्या लिखा है, पाई, तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय, पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि हमसे परिमेय संख्या पूछी थी, परिमेय संख्या कौन सी, बी वाली, 2.371 371 है ना, तो ये क्या है। और यहाँ पर दशमलव निरूपण कौन सा है, ये इस दशमलव निरूपण को हम क्या बोलते हैं, ये भी अशांत है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्या रिपीट हो रही, तो ये अशांत आवर्ती है ना, मतलब ये इस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रही है, मतलब बार लगा हुआ, इसलिए परिमेय, और इसमें बार नहीं, मतलब यहाँ पर संख्याएं रिपीट नहीं हो रही। देखो यहाँ पर 0 1 था, यहाँ पे अगली बार 2 जीरो हो गए, अगली बार 3 हो गए, अगली बार 4 जीरो हो जाएंगे, तो ये
यहाँ पर अनावर्ती मतलब जो संख्या वो रिपीट नहीं हो रही, अनावर्ती। लेकिन इसमें क्या है, रिपीटेशन है, 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 बार बार आ रहा है। तो ये भी दशमलव निरूपण आसान है, लेकिन कौन सा है, आवर्ती, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। चलिए आज का अंतिम आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15 क्या बोला है, ये जो संख्या दी है 28,308, इसमें आए 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। इसमें दो स्थानीय मान है, क्यों, क्योंकि इसमें 8 दो जगह स्थित है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ है, तो इनका हमें स्थानीय मानों का अंतर। तो हमें स्थानीय मान कैसे ज्ञात करना है, स्थानीय मान मतलब जो अंक जिस स्थान पे, उस स्थान पर हम उसको क्या पढ़ेंगे वो उसका स्थानीय मान होता है। जैसे यहाँ पे इकाई पर हम क्या पढ़ते हैं, इसको 8, तो ये है, इस पहले वाले 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8। लेकिन ये बाद वाले का हम देखते हैं तो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इसको क्या बोलते हैं, 8,308, मतलब संख्या को पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 8,000। तो ये क्या होगा, इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब वो जिस स्थान पर मौजूद है, जिस स्थान पर बैठा हुआ है, वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है, उसको क्या पढ़ा जाएगा, वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। तो यानी कि जब भी आपको स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना, जो अंक है उसको लिखो आप, और जैसे यहाँ पे आपको 8 का स्थानीय मान पूछा है तो मैंने 8 लिखा है, ये 8 लिखा, उसके बाद जितने भी अंक हैं उनको 0 बना दो, 1 2 3 अंक है, 3 को 0 बने, हो गया। क्यों, क्योंकि ये 1000 के स्थान पे था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 1000 के स्थान पे था, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होगा, 8,000। अब 8,000 क्यों हुआ वो भी समझा देता हूँ, क्यों हुआ, ये 8 तो ये 8, अब ये कहाँ पे था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 के स्थान पे था, कहाँ था, 1000 के स्थान पर, इसलिए इसमें 1000 का गुणा हो गया। तो 8 में 1000 का गुणाकरण कितना आएगा, 8,000। तो इतना लंबा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं। आपसे जब भी स्थानीय मान की बात की जाए तो आप जिस अंक के बारे में बोला है उस अंक पे चले जाओ। जैसे 8 का बोला था तो मैं बाद वाले अंक की बात कर रहा हूँ, है ना, इकाई वाले को भी छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पर जो अंक है वो लिखा मैंने 8, और इसके बाद जितने भी अंक हैं वो सब 0 बना दो। तो 8 के बाद 3 अंक थे तो 3 0 लिख दिए। तो इस 8 का स्थानीय मान 8,000 हुआ। और जो इकाई के स्थान पर स्थित है इसका स्थानीय मान कितना होगा, 8 ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है ना इकाई पर, तो इसको तो हम 8 ही पढ़ेंगे, तो इसका स्थानीय मान 8 होगा। तो इसने क्या बोला था, इन दोनों के स्थानीय मानों का अंतर। तो पहले इस अंक का स्थानीय मान कितना है, 8,000, और इस अंक का स्थानीय मान कितना है, 8। इनका क्या करना, अंतर मतलब घटाना। तो आप 8,000 में से 8 को घटा दीजिए, तो घटाएंगे कितना आएगा, 7,992। यह प्रश्न का अपना आंसर है। एक होता है जातीय मान। जातीय मान का मतलब जिस अंक को हम जिस नाम से पहचानते हैं, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, 2, तो इस संख्या में 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा, हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, 8, तो ये जातीय मान हुआ। ये क्या है, 3, तो ये जातीय मान है ना। जैसे अपन माना कि ये ले लेता हूँ 536। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि इस संख्या में जो 5 आया उस 5 का एक और अंक बढ़ा देता हूँ, 4 भी लिख देता हूँ, 4,536 हो गया है। तो प्रश्न बन रहा है कि इस संख्या में आए 5 का स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो 5 का स्थानीय मान क्या हुआ, 500, क्यों 5 का स्थानीय मान तो 5 लिखा, उसके बाद 2 अंक थे, 2 जीरो। और जातीय मान, तो भैया इसको हम क्या बोलते हैं, जातीय मान। इसने बोला कि 5 का जातीय मान, तो भैया 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। मतलब इस अंक को हम किस नाम से पहचानते हैं, क्या पुकारोगे, क्या पढ़ोगे, इसको 5 बोलोगे ना, इसका नाम क्या है, 5, है ना। तो यानी कि ये इसका जातीय मान कहलाएगा। जो अंक है, जिस अंक को हम जिस नाम से पहचानते हैं वो उसका जातीय मान कहलाता है। तो इसने क्या बोला प्रश्न में कि इस संख्या में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। अंतर मतलब घटा दीजिए। तो अगर 500 में से हम 5 घटा देंगे कितना आएगा, 495। ठीक है, ये प्रश्न मैंने अपने मन से बनाया अभी, ठीक है, क्योंकि स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शायद आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बिल्कुल बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे
चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।